एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने भाग 9, 9A और 9B तीन भाग हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे भाग 7 को और भाग 8 को, और उसके बाद देखेंगे भाग 11 जिसमें केंद्र राज्य का संबंध बताया गया, और भाग 12। इन दो भागों में, भाग 11 में और भाग 12 में, दो भागों के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों को संविधान में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भाग 7, भाग 8, उसके बाद देखेंगे भाग 11। तो हम लोग पहले देख लेते हैं भाग 7। भाग 7 में संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया, रोक दिया गया या समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग को निश्चित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था मैचिंग वाला, उसमें भाग 7 लिखा हुआ था। सामान्यतः भाग 7 हम लोग ध्यान नहीं देते, सीधा 6 के बाद हम लोग 8, 9, 10 ऐसे पढ़ते, तो 7 उसमें लिखा हुआ था और निश्चित शब्द जुड़ा हुआ था। तो हमें लगता है कि शायद भाग 7 निश्चित नहीं, क्योंकि सामान्यतः पढ़ने में नहीं आता है वो। तो भाग 7 निश्चित है और भाग 7 को 1956 में निश्चित कर दिया था। तो हम भाग 7 में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 से निश्चित है। इस क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 8। भाग 8 में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई, जिन्हें हम लोग यूटी बोलते हैं या केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उन्हीं को संघ राज्य कहा जाता है। तो भाग 8 के अंतर्गत संघ राज्य को रखा गया या संघ राज्य से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को वर्णित किया गया है। किसमें? भाग 8 में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के बीच इस भाग को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। किसका? संघ राज्यों का। संघ राज्यों की अगर हम आज कंडीशन देखते हैं तो 8 हैं, वर्तमान में 8 राज्य हैं। जब 1956 में पुनर्गठन हुआ था तब उस समय 6 राज्य हुआ करते थे। संघ राज्य उस समय 6 हुआ करते थे, वर्तमान में 8 राज्य। 2020 में 8 राज्यों को पुनर्गठित करके बनाया गया है। तो वर्तमान में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। नवीन यूटी की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में हमारा एक प्रदेश होता था जम्मू एंड कश्मीर। उस प्रदेश को 2019 में केंद्र सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। एक का नाम रखा जम्मू और कश्मीर और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा लद्दाख। एक का नाम रखा जम्मू और कश्मीर, दूसरे का नाम रखा लद्दाख। उसी प्रकार 2020 में केंद्र सरकार ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो एक प्रदेश हुआ करता था दादर नगर हवेली और दूसरा राज्य हुआ करता था यूटी दमन और दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक राज्य कर दिया गया। क्या कर दिया है? दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये नवीनतम यूटी है हमारा, 8वां यूटी अब यही है। विभिन्न यूटियों में 8 जो यूटी हैं उनमें उन क्षेत्रों में प्रशासक, उपराज्यपाल या आयुक्त के रूप में लोग पदासीन होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और वे राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के प्रशासन, समन्वय और संचालन के लिए राष्ट्रपति एक अभिकर्ता को नियुक्त करता है, जिसे संवैधानिक भाषा में उपराज्यपाल, प्रशासक या आयुक्त जैसे नामों से संबोधित किया गया है। तो प्रशासक कहाँ होता है? प्रशासक होता है चंडीगढ़ के अंदर, दमन दीव या दादर नगर हवेली और दमन दीव में प्रशासक का पद होता है, और लक्षद्वीप। इन 3 राज्यों में, इन 3 संघ राज्यों में या यूटी में प्रशासक होते हैं, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली में और लक्षद्वीप के अंदर। जबकि उपराज्यपाल का नाम या उपराज्यपाल का पद या उपराज्यपाल का संवैधानिक नाम कहाँ यूज होता है? तो
तो दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं। बहुत ज्यादा नाम सुना होगा यहाँ एलजी का। इसी प्रकार पौंडीचेरी में एलजी होते हैं। अभी लास्ट में किरण, हमारी माननीय किरण बेदी जी थी। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 4 राज्यों में, और अंडमान निकोबार, ये 5वां राज्य। इन 5 राज्यों में उच्च उपराज्यपाल के रूप में पद रखा गया है। अंडमान में कई बार उपायुक्त के नाम से उस पद को संबोधित किया गया है। केंद्र से संबंध, यूटी का जो केंद्र के साथ संबंध है वो एकात्मक संबंध है। यूटी का शक्ति का विभाजन नहीं किया गया है। जो केंद्र की शक्तियां राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति हैं निहित, अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वही शक्तियां यूटी के संबंध में केंद्र के राष्ट्रपति में निहित हैं। उसे किसी भी प्रकार से अलग शक्तियां नहीं दी गई जैसे राज्यों को दी गई हैं। तो संघ राज्य का संबंध भारत सरकार या केंद्र के साथ कैसा एकात्मक संबंध है, वह उसकी इकाई के रूप में है, वह अलग नहीं, वह उसकी एक इकाई के रूप में है। जबकि राज्यों का संबंध संघीय या परिसंघीय होता है। जब भी संघीय और परिसंघीय की बात आएगी तो उन संविधानों में जहां जहां संघीय और परिसंघीय शासन व्यवस्था है वहां शक्ति का विभाजन होगा। तो भारत परिसंघीय व्यवस्था के अनुसार कार्य करता है। संवैधानिक व्यवस्था में परिसंघीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत के राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। यह शक्तियों का विभाजन हम लोग केंद्र और संबंध जब पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे। अनुसूची 7 के अंतर्गत जो शक्तियों विषयवार दिए गए हैं, जबकि केंद्र के साथ उसका संबंध एकात्मक है। प्रशासक राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिकर्ता, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। जबकि राज्यपाल का पद संवैधानिक है। राज्यों में राज्यपाल का पद कैसा? संवैधानिक पद है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन प्रशासक उपराज्यपाल संवैधानिक प्रमुख नहीं है, वे राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस बात को समझिए। राज्यपाल क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का, लेकिन प्रशासक या उपराज्यपाल संघ राज्यों का क्या नहीं होता? संवैधानिक, ना तो वो प्रमुख है, वो क्या है? राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हमने कहा कि अनुच्छेद 239 से 242 के बीच संघ राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 239 में यूटी के प्रशासन की बात की गई, जो उनके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और उस प्रशासन की देखरेख कौन करेगा? तो वो करेगा उसमें नियुक्त अभिकर्ता। वो प्रशासक भी हो सकता, आयुक्त भी हो सकता, और उपराज्यपाल के रूप में नामित भी हो सकता है। तो 239 के अंतर्गत यूटी के प्रशासन की अवधारणा रखी गई है। अनुच्छेद 239A के अंतर्गत यूटी संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाओं का सृजन करने की अवधारणा रखी गई है। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत 239 में यूटी के अंदर विधानसभा के सृजन की अवधारणा रखी गई। तो हम देख रहे हैं कि कहां-कहां यूटी है। इन 8 राज्यों में से केवल 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है? विधान सभाएं हैं। क्या है? विधान सभाएं हैं। कहां? 8 राज्यों में से 3 राज्यों में। 8 यूटी में से 3 यूटी में क्या है? विधान सभा है। कौन कौन सी? एक है पौंडीचेरी की विधानसभा, दूसरी है दिल्ली की विधानसभा, और वर्तमान में अभी नवीन गठित हुई है या पुनर्गठित की गई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा। तो 14वें संविधान संशोधन 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पौंडीचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 69वें संविधान संशोधन 1991 के अनुसार संशोधन करके, कौन सा संशोधन? 69 संशोधन। इसको याद रखिए, कई एग्जामों में पूछा गया कि दिल्ली में किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा का गठन किया गया है। तो दिल्ली में 69वें संविधान संशोधन के तहत विधानसभा का गठन किया गया है, जबकि 70वें संविधान संशोधन के तहत उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनका भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया और सीटों की और संरचना की बात रखी गई है।
दिल्ली की विधानसभा की सीटें भी 70 ही हैं। तो 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा का सृजन किया गया 1991 में। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके एक नया यूटी निर्मित किया और उसकी विधानसभा को पुनर्संरचनित या पुनर्निर्वाचित किया। तो पुनर्संरचना किसने बनाई? तो केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को पुनर्संरचनित किया। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। तो वर्तमान में दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपने उच्च न्यायालय हैं जो यूटी हैं आज की डेट में। तो क्वेश्चन जब जम्मू कश्मीर नहीं था तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया उस राज्य का नाम, उस यूटी का नाम बताइए जिसका अपना स्वयं का न्यायालय है। तो वो पहले दिल्ली रहता था, अब हो सकता है कि वो दोनों रहें या दिल्ली हटाकर जे.एंड.के डाल दें या जे.एंड.के के अलावा दिल्ली ही रहे पूर्व की तरह। यूटी का अभिकर्ता मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, विधेयक विधानसभा का विघटन कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। सीएम की नियुक्ति, ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल नहीं करता है। उपराज्यपाल सीएम की नियुक्ति नहीं करता है। सीएम की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि वही उसका संवैधानिक प्रमुख है। उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त ये केवल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाते हैं। सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संसद तीनों अनुसूचियां, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची पर कानून बना सकती है यूटी के लिए। और बजटों का अनुमोदन, जो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा है वह अपने बजट को पेश करती है, बाद में संसद उस बजट को अनुमोदित करती है, तभी केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विधानसभा के संचालन या कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये था हमारा भाग 8, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। सबसे नवीन केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हमारा दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है, केंद्र शासित ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों को लगती हैं। 3 राज्यों को लगती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में इन राज्यों के छोटे छोटे हिस्से विस्तारित हैं। अब हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध संविधान में भाग 2 के अंतर्गत वर्णित किए गए। 2 भागों में इनको बांटा गया है। भाग 11 में और भाग 12 में केंद्र राज्य संबंधों को संविधान में 2 भागों के अंतर्गत रखा गया। भाग 11 और भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 11 का विस्तार अनुच्छेद 245 से 263 तक है। 245 से 263 के मध्य इनका विस्तार किया गया। इस भाग में 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 के अंतर्गत विधायी संबंध है और अध्याय 2 में
प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध रखे गए। अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य 255 के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का जो वर्णन किया गया है वह 2 अध्यायों के अंतर्गत है। पहले अध्याय में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, दूसरे अध्याय के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं। उनके विधायी संबंधों का विस्तार अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य किया गया है, जबकि प्रशासनिक संबंधों की चर्चा अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 के मध्य विस्तार पूर्वक बताई गई है। एक बार ये मैचिंग कराने को दे दी गई थी बिहार पीसीएस में कि अध्याय 1 उसमें लिखा हुआ था, तो वहां कंफ्यूजन पैदा होता है कि 1 में है या 2 में है, तो इसीलिए अध्याय बताया हुआ कि पहले विधायी संबंध आएंगे, पहले विधान बनाया जाएगा, विधान से प्रशासन होगा। क्या होगा? पहले विधान बनाया जाएगा फिर प्रशासन होगा। प्रशासन से क्या होगा? वित्त की मांग होगी। इसीलिए भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। किसमें? भाग 12 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 264 से 300 तक वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के मध्य विस्तार पूर्वक बताए गए हैं कि भारत के केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के वित्तीय संबंध होंगे। भाग 12 के अंतर्गत इन्हें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो हमने देखा कि केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं और वित्तीय संबंध हैं। एक संबंध और बनता है न्यायिक। न्यायिक संबंध है तो न्याय का संबंध केंद्र राज्य के मध्य नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकात्मक है। एकात्मक न्यायपालिका हमने अपनाई है, वह केंद्र और राज्यों के बीच अलग अलग विभाजित नहीं की गई है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि वह एकात्मक रूप में जुड़े हुए हैं। उन्हें किन्हीं भी प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध ही हैं। किसी प्रकार के न्यायिक संबंधों की शक्तियों का विभाजन केंद्र राज्य के मध्य नहीं किया गया है। हम लोग आज पूरा भाग 11 देखेंगे, भाग 12 हम लोग कल पढ़ेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भाग 11 को। भाग 11 245 से 263 के मध्य विस्तारित है, जिसमें अध्याय 1 में विधायी, अध्याय 2 में प्रशासनिक, अध्याय 1 245 से 255, अध्याय 2 के अंतर्गत 256 से 263 के मध्य विस्तारित किया गया है। न्यायिक संबंध नहीं होते हैं शक्तियों के विभाजन में केंद्र राज्य के मध्य। अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245 में क्या कहा? शक्ति को 3 रूपों में रखा गया है। कैसे? केंद्र 3 रूपों में रखा गया या विभाजित किया गया है। केंद्र क्या करेगा? केंद्र कानून बनाएगा। किस संस्था के माध्यम से? तो संसद के माध्यम से केंद्र कानून बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? संपूर्ण देश के लिए।
संपूर्ण देश के लिए या देश के क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए। इसके अलावा दूसरा रूप है राज्य। राज्य क्या बनाएगा? विधान बनाएगा। किस संस्था के मार्फत बनाएगा, किस संस्था के उपयोग से बनाएगा? तो ये बनाएगा विधान मंडल। विधान मंडल। और ये जो कानून बनाएगा वो क्या बनाएगा? राज्य। राज्य संपूर्ण राज्य या राज्य के क्षेत्र विशेष के लिए, राज्य के क्षेत्र विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। इसके अलावा केंद्र, ये इसका तीसरा रूप है केंद्र। केंद्र क्या बनाएगा? कानून। किसके थ्रू बनाएगा? संसद के थ्रू। अब सवाल ये उठता है, जब वो पहले कानून बना चुका है संसद के थ्रू देश के लिए, तो यहां फिर क्यों बना रहा है? ये बनाएगा विदेशी व्यक्ति या संस्था, विदेशी व्यक्ति या संस्था के लिए कानून बना सकता है, राष्ट्र हित में कानून बना सकता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता या आपातकाल के दौरान कानून बना सकता है। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब आपातकाल लागू होगा तो केंद्र क्या करेगा? केंद्र क्या करेगा? अनुच्छेद 250 का उपयोग करके क्या बना सकता है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये इस स्वरूप में विभाजन में आएगा। या 253 का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करा सकता है। ये इसके अंतर्गत विभाजन रखा गया है कि संसद ऐसे कानून बना सकता है जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हो, विदेशी व्यक्ति पे लागू होते हो या विदेशी संस्थाओं पे लागू हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। इन सब के लिए कानून या विनियमन बनाने की शक्ति संसद धारित करती है। कहने का मतलब ये देश और देश के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। ये भारत, संपूर्ण भारत और भारत के किसी क्षेत्र विशेष के लिए, ये संपूर्ण देश के साथ भारत की बाहरी सीमा के साथ भी है। हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे वह कानून इसके थ्रू संसद बना सकती है। तो ये था अनुच्छेद 245 में शक्ति के स्वरूप का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। संपूर्ण देश, राज्य और संपूर्ण देश के साथ विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं, राष्ट्र की एकता अखंडता और राष्ट्र हित में केंद्र संसद के द्वारा कानून या विनियमन बना सकती है। भारत में जो व्यवस्था है शासन या प्रशासन की, वह परिसंघीय है। कैसी है? परिसंघीय शासन की व्यवस्था भारत ने अपनाई है। परिसंघीय व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहां होगा? केंद्र और राज्यों के मध्य। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार की या जिन जिन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, उन देशों में शक्ति के विभाजन के कारण प्रशासनिक जटिलताएं रही हैं। इन्हीं प्रशासनिक जटिलताओं के कारण प्रशासन को चलाने में कई बार ऐसे नियम, कानून और विधानों की आवश्यकता पड़ती है जो संविधान में समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर हम देखें तो परिसंघीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो परिसंघीय व्यवस्था है कनाडा में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में परिसंघीय व्यवस्था है। जबकि एकात्मक व्यवस्था कहाँ है, तो एकात्मक व्यवस्था है ब्रिटेन। ब्रिटेन में किसी भी प्रकार की शक्ति का विभाजन राज्यों के मध्य नहीं किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्य हैं और चारों राज्य एक ही विधान से
क्या होते हैं, बंधे हुए हैं, उन्हीं विधान के अनुसार उनके प्रशासन को संचालित किया जाता है। लेकिन इन राज्यों में कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में भारत के साथ संघ के साथ साथ राज्यों को भी विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं और वे शक्तियां अपनी विधानमंडलों के अनुसार उपयोग कर सकती हैं जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, राज्य क्षेत्र में। तो इस परिसंघीय व्यवस्था में प्रशासनिक जटिलताएं हमेशा से रही हैं। क्या रही हैं? प्रशासनिक जटिलताएं हमेशा से रही हैं। हमने परिसंघीय व्यवस्था कहां से ली है? भारत सरकार ने परिसंघीय व्यवस्था कहां से ली है? तो भारत सरकार ने परिसंघीय व्यवस्था कनाडा से ली है। कहां से ली है? भारत ने परिसंघीय व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से ली है। परिसंघ संघीय व्यवस्था कहां से ली है हमने? कनाडा से। कनाडा से तो लिए, लेकिन कनाडा का एक नाम और सामान्यता मिलता है जो यूपीपीसीएस ने आरओ के एग्जाम में शायद पूछा हुआ था। उसको कहते हैं हम लोग उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका। कनाडा का एक अन्य नाम है, जब ब्रिटिश वहां आधिपत्य था तो उसका नाम था उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका। यही नाम लिखा हुआ था पेपर के अंदर। तब वहां कंफ्यूजन हुआ कि भैया ये कैसे लिख सकते हैं। कई बार ये नाम इस तरीके से भी लिख देता, उत्तर पश्चिमी ब्रिटिश अमेरिका। तो हमें ये ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी ब्रिटिश अमेरिका लिखा हो या उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका लिखा हो तो उसका मीन कनाडा से लिया। कनाडा से हमने परिसंघीय व्यवस्था को एडॉप्ट किया है। शक्ति के विभाजन का आधार क्या होता है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है उनका आधार क्या क्या हो सकता है? ऐतिहासिक आधार हो सकता है, ऐतिहासिक आधार हो सकता है कि इतिहास क्या रहा हमारा, कि नागालैंड में अलग व्यवस्था थी, पंजाब में अलग व्यवस्था थी, त्रावणकोर में अलग व्यवस्था थी। उन सभी व्यवस्थाओं के अनुरूप हमने ऐसी शक्तियों का सृजन किया जिससे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार चलाया जा सके, इसलिए हमने उन्हें अधिक स्वायत्तता दी। वहीं हमने नागालैंड में अल्पसंख्यक वर्गों की परिभाषाएं अलग रखी, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार में अल्पसंख्यकों की परिभाषाएं अलग हैं। यह है भौगोलिक आधार पर। क्या है? भौगोलिक आधार पर शक्तियों का हमने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। दूसरा, जनता की इच्छा के आधार पर हमने क्या कर दिया? शक्तियों का विभाजन कर दिया कि जनता की इच्छा थी कि किसी विशेष स्थान को पूजनीय बनाया जाए, तो हमने उस क्षेत्र को क्या कर दिया? मान्यता दे दी पवित्र भूमि के रूप में, और उस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, या हमने किसी वन क्षेत्र को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उस इलाके के लोगों के कारण। जैसे झारखंड में जो जमीन है एसटी वर्ग की जो जमीन है वह आम जन नहीं खरीद सकता, उसको खरीदने के लिए स्पेशल प्रोविजन आता है। यह वहां के लोगों की इच्छा है कि हमारी जमीन को नहीं बेचा जाए अदर लोगों को। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जनता की इच्छा के आधार पर की गई हैं। संचार और परिवहन के माध्यम के आधार पर, जैसे जम्मू कश्मीर में भी यही था कि वहां के लोगों ने कहा कि हम भारत सरकार की सारी शर्तें नहीं मानेंगे, तो संविधान में उस चीज का प्रपोजल रखा गया कि सारी शक्तियों को ना रखते हुए कुछ भाग को रखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की ऐसी मान्यता थी। जब हमने सिक्कों को अडॉप्ट किया था तब भी उनके साथ कुछ ऐसी शर्तें हमने मान्य रखी थी। भूटान के साथ भी जब हमने सहराज्य का संबंध स्थापित किया तब भी हम यही शर्तें रखी थी। परिवहन और संचार के आधार पर शक्तियों का विभाजन जम्मू कश्मीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है आपको, संचार और परिवहन में शक्तियों का विभाजन। तो ये शक्तियों के विभाजन का आधार था। मेन सबसे प्रमुख आधार रहा है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों पर शक्तियों का विभाजन किया जाता रहा है। शक्तिशाली केंद्र की अवधारणा हमें भारत और कनाडा में देखने को मिलती है। इन दोनों ही राज्यों में परिसंघीय व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, इसीलिए यह शक्तिशाली केंद्र की ओर बढ़े हुए हैं।
जबकि हम लोग अगर राज्य के शक्तिशाली देखें कि राज्य कहाँ कहाँ शक्तिशाली है, राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, अधिक शक्तिशाली। तो कहाँ बनाया गया अधिक शक्तिशाली? तो वह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। कोविड के दौरान अगर हम देखते हैं तो वहां की सरकार ने हार्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए किसी प्रकार के लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं की। सरकार चाह रही थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उस प्रकार के किसी भी प्रावधान को मानने से मना कर दिया, क्योंकि राज्य वहां अधिक शक्तिशाली है, राज्य वहां अधिक शक्तिशाली है। इसी कारण से अगर हम लोग देखें शक्ति संतुलन के आधार पर वह कौन सा राज्य है, तो शक्ति संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में मिलता है। यूएसए शक्ति संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां संविधान की दोहरी भूमिका है, राज्यों का अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान है। एक दूसरे के संविधान में कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है, वे एक दूसरे के अतिक्रमण को नहीं करते हैं। इसीलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत सबसे अच्छा यूएस में मिलता है। तो परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण कनाडा और भारत है, और जबकि शक्ति संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शक्तियों अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में शक्तियां विषयवार बताएंगी, विषय के आधार पर 245 में कानून की सीमा के आधार पर विभाजन किया गया था, स्वरूप के आधार पर विभाजन किया गया था। यहां शक्ति का विभाजन विषय के आधार पर किया गया, शक्ति का विभाजन विषय के आधार पर किया गया। संविधान में विषयों को क्या किया गया? संविधान में विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, 3 सूचियों में विभाजित किया गया, 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजित कर दिया गया। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन 7वीं अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची में दिया गया है विस्तार पूर्वक वर्णन। हम लोग यहां देखते हैं 3 सूचियां, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब हम लोग विषय देखते हैं, विषयवार गणना की गई है इनमें, तो हम लोग देखते हैं विषय किस सूची में कितने विषय संविधान में रखे गए और इन विषयों में परिवर्तन किया गया है क्या। तो संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था तब, और वर्तमान की स्थिति दोनों हम लोग साथ साथ देखते हैं। वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची के अंदर कितने विषय थे? 97 विषय हुआ करते थे। जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब संघ सूची के अंदर 97 विषय थे। वर्तमान में इन विषयों की संख्या 100 रखी गई है। वर्तमान में इन विषयों की संख्या 100 है। कितनी है? 100। राज्य सूची के विषय में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। संशोधन कितनी बार हुआ इनमें? तो अगर हम संशोधन देखते हैं, संशोधन तो अब तक इन अनुसूचियों में 5 बार संशोधन किया जा चुका है, 5 बार संशोधन किया जा चुका है। जब संविधान लागू हुआ तो 97 विषय थे संघ सूची में, वर्तमान में 100 विषय हैं। संविधान लागू हुआ राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सूचियां आई कहां से, हमने कहां से अडॉप्ट की थी? सूचियों की संकल्पना हमने सबसे पहली बार कब देखी और कहां से हमने अडॉप्ट की? तो संघ सूची की अवधारणा हमने सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में देखी और वहीं से हमने अडॉप्ट की। समवर्ती सूची का कंसेप्ट भले ही हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन सूचियों की जो परिकल्पना आई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आई थी। भारत में पहली बार संकल्पना, जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तब हमने अनुसूचियों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। संघ सूची के अंदर आज की डेट में कितने विषय हैं?
तो संघ सूची के अंदर वे विषय रखे जाते हैं जो देश की अखंडता एकता से जुड़े हुए हैं। संघ सूची में अगर हम कुछ विषय देखना चाहें तो प्रतिरक्षा, नागरिकता, खनिज, डाक, तार, बैंक, रेलवे, परमाणु ऊर्जा और जनगणना, ये संघ सूची के सामान्यतः विषय देखे जाते हैं। अगर हम राज्य सूची के विषय देखें तो राज्य सूची के विषय हैं लोक स्वास्थ्य, नियोजन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार नियोजन, कारागार, रेलवे, पुलिस। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा है रेलवे कहाँ है। रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस, नियोजन, परिवार नियोजन, पशुपालन, पालन और पथकर जैसी व्यवस्थाएं ये राज्य सूची के विषय में रखा गया है। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या रखे गए विषय। कुछ समवर्ती के अंतर्गत शिक्षा रखी गई है, वन रखा गया है, वन्य जीव रखे गए हैं, वन रखा गया है, वन्य जीव रखे गए हैं। नियोजन समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में नहीं, नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता, औषधालय किसके अंतर्गत रखे गए? सभी संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये फिर कुछ विषय जो विभिन्न सूचियों के अंतर्गत रखे गए हैं। शराब, कारागार, गैस राज्य सूची के विषय हैं, क्योंकि कारागार शराब को लेकर काफी मुद्दे रहे हैं। तो शराब, कारागार और गैस के दाम बढ़ रहे हैं बराबर, तो गैस, ये सभी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। संघ सूची में सेवा कर, संघ सूची में सेवा कर 88 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। संघ सूची में सेवा कर 88 में संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। वे मुद्दे जो भविष्य में जोड़ा गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248 में कहा गया अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां रखेंगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय यह विचार किया कि आने वाली परिस्थितियों में कुछ विषय ऐसे होंगे जो ना तो संघ सूची में होंगे, ना समवर्ती सूची में होंगे, ना राज्य सूची में होंगे। तो उन विषयों पर कानून कैसे बनाया जाएगा? तो संविधान निर्माताओं ने उसके लिए एक शक्ति बना दी, अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत कहा गया कि कुछ ऐसे विषय जो अभी की परिस्थितियां या समय कालखंड में नहीं है, वह आने वाले परिस्थितियों में अगर वह विषय आते हैं तो उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। और उन्हीं विषयों को कहा गया अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास होंगी।
अगर हम लोग देखें तो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत अगर हम विषय देखें तो साइबर अपराध, साइबर अपराध ये उस समय नहीं थे जब संविधान निर्मित हुआ। अपराध, साइबर अपराध, साइबर अपराध, इसरो, इसरो, DRDO, साइबर अपराध, DRDO, इसरो, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, ऑनलाइन गतिविधि जैसे मुद्दे उस समय प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन 2000 और 2005, 2020 में इन मुद्दों में काफी व्यापक परिवर्तन आया हुआ है। इसी प्रकार के अन्य विषयों को इन्हीं अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 248 में संघ की अवशिष्ट शक्तियां रखी गई हैं, जिसके अंतर्गत इन विषयों को रखा गया, जो उस समय जब संविधान निर्मित हो रहा था तब वे विषय शामिल नहीं थे। तो संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार का विचार किया, अगर वे विषय आज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कल भी नहीं आएंगे, तो कल भी जब आएंगे तो उन पर कानून कौन बनाएगा। तो इस प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? केंद्र सरकार को सौंप दी गई। आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 में पहले बता चुके हैं क्या है? राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, बना सकती है। संसद कानून बना सकती है कब? कब बना सकती है? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा विधेयक पारित कर दे, ऐसा विधेयक पारित कर दे, ऐसा विधेयक राज्यसभा पारित कर दे कि संसद इस विषय पर कानून बना सकती है। जो राज्य सूची पर दिया गया है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, और वह कानून 1 वर्ष के लिए क्या होगा? मान्य होगा। 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, वह कानून 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और ये कब बनाया जाएगा? जब आपातकाल नहीं हो, जब आपातकाल नहीं हो तब 249 का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपातकाल है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, तब क्या करेगी? तब संसद अनुच्छेद 250 का उपयोग कर, संसद अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के दौरान क्या बना सकती है? राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सूची पर कानून बना सकती है। लेकिन ये आपात कैसा होगा? 352 के तहत लगाया गया आपात होना चाहिए। यह वित्तीय आपात के लिए मान्य नहीं है, यह वित्तीय आपात के लिए मान्य नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध कर कोई कानून बनवाते हैं। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें। कानून बनाने का क्या करें? अनुरोध करें। तो संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। कानून बना सकती है, बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कानून बनाए हैं। इस प्रकार के कानून का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, ऐसे अधिनियम केंद्र सरकार ने राज्यों के अनुरोध पर बनाए हुए हैं। तो ये आर्टिकल 252 के अंतर्गत है। 253 अनुच्छेद 253 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद क्या बना सकती? कानून बना सकती। अनुच्छेद 253 में क्या कहा गया है कि संसद अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए क्या बना सकती? विधि बना सकती है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग संसदों के द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू कराने के लिए, अंतरराष्ट्रीय कानून संधि को लागू कराने के लिए आर्टिकल 253 का उपयोग संसद करती है। अनुच्छेद 254 में, अनुच्छेद 254 यह बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संसद की विधि के असंगत हो। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संसद की विधि के असंगत हो। यह यदि राज्य ऐसी कोई विधि बना रहा है जो केंद्र सरकार के असंगत है, तो वह विधि उस असंगत की सीमा तक क्या होगा? शून्य होगा। उस असंगत की सीमा तक क्या होगा? शून्य होगा। जिस सीमा तक वह विधि असंगत है, उस सीमा तक वह विधि शून्य होगी। आर्टिकल 255, अनुच्छेद 255 क्या कहता है? अब संसद ने एक जुगाड़ लगाई कि केंद्र सरकार से असंगत अगर हम विधि बना लेंगे तो वह हमारी शून्य कर देगा अपनी सीमा तक। तो संसद ने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया। आर्टिकल क्या जोड़ दिया? 255 जोड़ लिया उसने। और अनुच्छेद 255 में एक कंडीशन लगा ली उसने कि राज्य कोई कानून या विधि बनाते हैं और वे विधि बनाने से पूर्व क्या कर लेते हैं? कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति जी से क्या ले लेते हैं? पूर्व अनुमति ले लेते हैं। पूर्व अनुमति ले लेते हैं कि हम राष्ट्रपति जी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, आप हमें अनुमति देते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो संसद की बनाई गई विधि से असंगता नहीं आएगी, या संसद उसके अगेंस्ट ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो राज्य जो विधि बनाई है उससे असंगत है। मतलब कहने का है कि जैसा 254 में जो व्यवस्था थी कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो संसद से असंगत हो। अगर पूर्व अनुमति से वह कानून बनाता है 255 के तहत, तो ऐसी किसी भी बाध्यता के लिए राज्य नहीं है। वह असंगतता संसद के कानून के साथ नहीं रहेगी। तो ये था विधायी संबंध, केंद्र राज्य संबंधों का जो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच वर्णित किया गया है। कल हम लोग प्रशासनिक संबंध देखेंगे अनुच्छेद 256 से 263 तक। उसके बाद कल ही हम लोग वित्तीय संबंध देखेंगे, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक विस्तारित है जी। ये पाठ हम लोग कल करेंगे। इसको कंटिन्यू। आज के लिए धन्यवाद।